डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट यूनिट है। इसमें अब हम पढ़ेंगे अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो n कोटि का अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण किस टाइप का होगा? इस टाइप का होगा, ठीक है ना। इसमें देखो y dy बाई डी एक्स और उच्च कोटि के डेरिवेटिव dn बाई डी एक्स एन, मतलब n बार अवकलज जो हो रहा है यहाँ n माइनस टाइम्स जो है यहाँ 1 टाइम्स। तो ये आपस में इनका गुणा नहीं होना चाहिए कहीं भी, और इनकी घात 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अर्थात y है dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए कहीं भी। और दूसरी बात, y इनकी घात 1 से ज़्यादा नहीं होगी, जैसे कि y स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर या क्यूब ऐसे नहीं होगा। तो y डी वाई बाई डी एक्स मतलब y और इसके डेरिवेटिव वो एक ही घात के होंगे, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन भी कहीं भी नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाते हैं? रेखिक अवकल समीकरण। अब बात आती है, हम पढ़ रहे हैं अचर गुणांकों वाले, तो इनके गुणांक भी कैसे होने चाहिए? जैसे यहाँ मैंने a1 नाम दिया है, यहाँ an-1, यहाँ an, ये सभी क्या होने चाहिए? अचर। तो ये इक्वेशन कैसा होगा? अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण। और इसकी कोटि कितनी है? इसका ऑर्डर n है, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने एक डी अवकल संकार के लिए है, डी बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा? डी के, कैपिटल डी। इसको हम किससे दर्शाएंगे? डी स्क्वायर से, ठीक है ना। ऐसे इसको डी एन से। तो ये हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस अप टू डेट एस ए एन माइनस वन डी वाई प्लस ए एन वाई इजकल टू क्यू एक्स। ये क्या है? एक्स का फंक्शन। अब यहाँ से हमने y को हम बाहर ले सकते हैं। अब ये जो है ये किसका फंक्शन है? d का। तो f ऑफ डी वाई इजकल टू क्यू एक्स, ये अवकल समीकरण है। जो हमने ये अवकल समीकरण लिखा है उसी को हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ डी वाई इजकल टू क्यू एक्स, ये अवकल समीकरण होगा। तो इसका व्यापक हल क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको पूरक फलन बोलते हैं। और पी आई क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट समाकल, ठीक है। तो हम जो भी इक्वेशन है जैसे ये है, उसका पहले सी एफ निकालेंगे और उसमें फिर उसका हम पी आई निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे हमें जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर क्यू एक्स 0 है तब ये पी आई 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू केवल क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। तो अब हम पहले पढ़ेंगे कि सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद पी आई पे आएंगे। तो पूरक फलन या सी एफ ज्ञात करना कैसे करते हैं? देखो गिवन इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसकी एक्जुलरी इक्वेशन सहायक समीकरण बनाते हैं एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, अर्थात जहाँ जहाँ डी दिखेगा वहाँ हम क्या रख देंगे? एम, और उसके इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। तो एक समीकरण प्राप्त होगी। अब समीकरण को हल करने पर m के मान प्राप्त होंगे। अब वो मान भाई रियल हैं या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो उससे अलग अलग टाइप के होंगे, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा केस फर्स्ट है, यदि m के मान वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न है ना, रिपीट नहीं हो रहे, तो हमने माना जैसे m1 m2 अप टू डेट एस mn भिन्न भिन्न वास्तविक हैं। क्योंकि हमने ये n ऑर्डर का इक्वेशन लिया है, तो उसमें dn आएगा, dn की जगह हम d की जगह हम रखेंगे, तो m किस में आएगा? n घात का समीकरण होगा, तो n ही रूट आएंगे। वो हो सकता है कुछ वास्तविक आए, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कैसे भी आए, पर n रूट आएंगे। तो हमने क्या माना है? n के n क्या है? रियल हैं, वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने माना m1 m2 अप टू डेट एस mn भिन्न भिन्न वास्तविक। तो इसका सी एफ क्या होगा? c1 e की पावर m1x प्लस
C2 ई की पावर m2x, ऐसे ही अप टू डेट एस Cn ई की पावर m1 mnx। तो ये हमें याद ही करना पड़ेगा। और C1 C2 अप टू डेट एस Cn ये क्या है, स्वेच्छाचार है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ देखो कांस्टेंट लगाना है और ई की पावर में चला जाएगा m1 और x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, x। ठीक है, अब हम केस सेकंड पे बात करते हैं। केस सेकंड में हमने क्या लिया, यदि मूलों की पुनरावृत्ति हो, यदि मूल रिपीट होते हैं तो क्या होता है। तो हमने माना m1 इजकल टू m2 इजकल टू m3 इजकल टू m, मतलब कि कोई तीन मूल बराबर ले ली, बाकी भिन्न भिन्न है। भाई तीन भी बराबर हो सकते हैं, दो बराबर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है शुरू के तीन मूल बराबर हैं, फिर कोई दूसरे चार मूल बराबर हैं। तो तब देखो CF क्या होगा, यहाँ हमने क्या माना है, m1 m2 m3 क्या है, इजकल टू m। तो C1 प्लस C2x प्लस C3x ई के पावर mx, जो बराबर हैं तो उसमें हम C1 से स्टार्ट करेंगे, और जितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3 बार है तो हम इस स्टेप यहाँ स्क्वायर आएगा ना, एक बार आता है तो हम लिखते ही हैं ऐसे C4, जैसे ये m4 एक बार आ रहा है C4 ई की पावर m4x। दोबारा अगर रिपीट होता है तो देखो C2x, फिर तीन बार रिपीट होता है तो प्लस C3x², 4 टाइम आ जाता तो प्लस C4x3। इस टाइप से हम करते हैं, और हम आगे प्रॉब्लम करेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, खूब इसकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर रिपीट होता है तो हमें इस टाइप से करना है, ये याद रखना होगा। ये तीनों केस हमें याद रखने होंगे, तभी हम इसमें यूनिट में आगे बढ़ पाएंगे। केस थर्ड क्या है, यदि m का मान काल्पनिक हो, माना m इजक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा मूल है तब, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम CF वैसे ही लिखेंगे जो केस फर्स्ट में लिखा था, जैसे C1 ई की पावर, ये कंप्लीट लिखा, x प्लस C2 ई की पावर, क्योंकि दो मूल है ना, एल्फा प्लस आयोटा बीटा मैंने एक साथ लिखा है, और एल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मूल मिलते हैं वो पेयर में मिलते हैं, जोड़े में मिलते हैं। तो ये दूसरा मैंने क्या लिख दिया, C2। जैसे मैंने यहाँ क्या करता था, m1x यहाँ m2x, यहाँ m1 का मान एक तरीके से यही है, एल्फा प्लस आयोटा बीटा, यहाँ m2 एक तरीके से एल्फा माइनस आयोटा बीटा हो गया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसमें देखिए C1 ई की पावर एल्फा एक्स बाहर रख दिया, और ये क्या बचा, ई की पावर आयोटा बीटा एक्स, ई की पावर आयोटा बीटा एक्स, उसको क्या लिखा, कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ई की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ प्लस में है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ माइनस चिन्ह होता है तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, उसका यूज़ करते हुए हमने लिखा है। यहाँ देखो C2 ई की पावर एल्फा एक्स, ये तो बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, ई की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा, कोस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो ई की पावर एल्फा एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों में, हमने ब्रैकेट। अब देखो कोस बीटा एक्स यहाँ भी है, कोस बीटा यहाँ भी है, इसका यहाँ कोफिशिएंट क्या है, C1 या C2, तो C1 प्लस C2 कोस बीटा एक्स। अब देखो साइन बीटा एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो कोफिशिएंट क्या आएगा, C1 आयोटा C1, और यहाँ से माइनस आयोटा C2, तो आयोटा भी कॉमन ले लिया, C1 माइनस C2 साइन बीटा एक्स, ये प्राप्त होगा हमें। अब इसको हम नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं A, इस आयोटा C1 माइनस C2 को भी नया कांस्टेंट नाम दे दिया B, तो हम लिख सकते हैं ई की पावर एल्फा एक्स A कोस बीटा एक्स प्लस B साइन बीटा एक्स, अर्थात हमारा ये मूल था एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो ई की पावर एल्फा एक्स कोष्टक में ये कांस्टेंट है A B, यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो कोस और साइन के अंदर तो यहाँ बीटा एक्स आएगा, यहाँ ई की पावर एल्फा एक्स, ये हमें याद ही रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना होगा। अब एक इसका दूसरा रूप भी होता है, हम
वैसे मेनली यही काम आता है, फिर भी हम देख सकते हैं। वैसे यहाँ a इजक्वल टू माना है सी कोस डी, b इजक्वल टू माना है माइनस सी साइन डी। ये क्यों माना है? क्योंकि कोस यहाँ हमें सूत्र बनाना है कोस a प्लस बी, वो सेट करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कोस a प्लस बी इजक्वल टू क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला बनाया। ए इजक्वल टू ये रखेंगे, बी इजक्वल टू ये रखेंगे, सी क्या होगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, तो सी एफ इजक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ई की पावर एल्फा एक्स कोस, ये बीटा एक्स है एक तो, और डी, तो बीटा एक्स प्लस डी। ये सूत्र अप्लाई करने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। अतः हमने फाइनल रिजल्ट लिख दिया। ये हो तो एम इजक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा हो, तब सी एफ इजक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एल्फा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। यहाँ मैंने ए बी यूज़ कर लिया, यहाँ मैंने सी वन सी टू, देखिए कॉन्स्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं। और या फिर और अथवा ये दूसरा रूप ये था कि यहाँ एक अचर आएगा, एक अचर यहाँ, अब उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ ए बी दे दिया, ए ई की पावर एल्फा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस बी। जनरली हमें ये याद होना चाहिए, बल्कि दोनों कर लें तो और अच्छी बात है। और यदि एम इजक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दो बार पुनरावर्त हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी एफ इजक्वल टू ई की पावर एल्फा एक्स, देखो ये था हमारा, यहाँ सी वन है, वहाँ क्या रखेंगे हम, सी वन प्लस सी टू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी टू, तो वहाँ क्या करेंगे, सी टू तो यूज हो चुका है, तो ये सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स। अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इजक्वल टू जीरो। तो हमने पहले ये संकारक का यूज किया, कैपिटल डी टू वाई प्लस टू डी वाई प्लस फाइव वाई इजक्वल टू जीरो, वेयर डी क्या है, डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस फाइव वाई इजक्वल टू जीरो। एक्जुलरी इक्वेशन सहायक समीकरण क्या होगी, डी की जगह क्या रखेंगे, एम, तो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस फाइव इजक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण है, तो एम इजक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस बी माइनस फोर, इसी यहाँ क्या हो जाएगा 20/2। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, -1 प्लस माइनस टू आयोटा। अब हमें वो सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्या कि m इजक्वल टू जब एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है तो सी एफ क्या होता है, ई की पावर एल्फा एक्स, और यहाँ सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ एल्फा का काम क्या कर रहा है, एल्फा काम कौन कर रहा है, -1, तो ई की पावर -1x, -1 को लिखेंगे नहीं, केवल माइनस करेंगे, तो ई की पावर -x कोष्टक में सी वन कोस, यहाँ बीटा का मान क्या है 2, तो 2x प्लस सी टू साइन 2x। तो ये हमारा क्या आया सी एफ, और हल क्या होता है समीकरण का, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये सी एफ हो गया, पी आई यहाँ जीरो होगा, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या है, अवकल समीकरण है जो इसके राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो, तो हम पी आई भी जीरो होता है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर -x सी वन कोस 2x प्लस सी टू साइन 2x, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो टी क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस थ्री डी टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू जीरो। इसमें यहाँ देखो, इसको संकारक यूज करने पर डी थ्री माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू जीरो। इसकी एक्जुलरी इक्वेशन क्या होगी, सहायक समीकरण एम क्यू माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो -1 रखने पर, m बराबर -1 रखने पर ये -1 हो जाएगा और ये -3 रहेगा, तो -4 4 0 संतुष्ट कर रहा है, तो m+1 इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। अब इसको हम हल करने पर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, m+1 ये क्या हो जाएगा, m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ m की वैल्यू क्या आई, m इक्वल टू -1 कोमा यहाँ से 2 2 स्क्वायर है ना, तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 ई की पावर -x प्लस, यहाँ देखो ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो c2 अगर एक बार होता तो c2 ई की पावर 2x कर देते,
परंतु ये दो बार है तो C2 प्लस C3x ई की पावर 2x। यहाँ y इक्वल टू सी एफ ही होगा क्योंकि पी आई तो जीरो होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है जीरो, तो y इज इक्वल टू C1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस C2 प्लस C3x ई की पावर 2x, इसका आंसर होगा। तो हमने अभी जो जस्ट पीछे केस 3 पढ़े हैं ना, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, उसके जो रिजल्ट हैं वो हमें ध्यान में होनी चाहिए, तब हम ये इस टाइप के सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। थैंक यू।